जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। बहुत सारी चीज़ें जब रिसर्च की जाती है तो उसमें नए नए तथ्य सामने आते हैं। उसी में से आज एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वह है खतियान। खतियान हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इस पर हमें मंथन करना चाहिए। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आदिवासियों की परंपरागत सामूहिक व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना थी जो साझा स्वामित्व, सामूहिक निर्णय और प्राकृतिक संसाधनों के सामूहिक उपयोग पर आधारित थी। मतलब सब कुछ सामूहिक था। वास्तव में देखा जाए तो यह व्यवस्था सभी आदिवासियों के लिए, देश ही नहीं विभिन्न देशों में भी ऐसी व्यवस्था आदिवासियों के बीच में प्रचलित थी। और यह व्यवस्था जल, जंगल और जमीन के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। आदिवासी का मतलब ही है जल, जंगल और जमीन के सामूहिक स्वामित्व को जीना। लेकिन सभ्यता के विकास के क्रम में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों को ओवर पावर करने के कारण आदिवासियों के ऊपर समझौतों का दबाव बढ़ा और वे लोग गैर आदिवासियों के उन व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए जिसके लिए आदिवासी तैयार नहीं थे। एक उदाहरण तो भारत के संविधान में आदिवासी शब्द को हटाकर अनुसूचित जनजाति करने की बात। दूसरा, पिछले वीडियो में मैंने यह स्पष्ट किया था कि आदिवासी रैयत नहीं बल्कि अबोरिजिनल के रूप में मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, यानी कि इस धरती पर रहने वाले पहले बासिंदे हैं, जिन्हें दस्तावेजों में सिमटाने के लिए अंग्रेज़ों और विभिन्न सरकारों ने रैयत यानी कि टेनेंट के रूप में डॉक्यूमेंट किया और चंद कानूनी फ़ायदा के लिए बहुत बड़े पारंपरिक सामूहिक अधिकार से हटाया गया। आज हम इसी सामूहिकता को समझने के लिए और आदिवासी से रैयत बनकर और खतियान हासिल करके आदिवासियों ने क्या कुछ खोया उसका विश्लेषण करने का कोशिश करेंगे। होमो सेपियंस से सभ्यता के विकास के क्रम में जब मानव अलग अलग प्रांतों में माइग्रेट करने लगे और वहाँ के जलवायु और वातावरण को एडॉप्ट करने लगे, उस दरमियान में जंगलों से निकलकर खेती बाड़ी की ज़मीन में प्रवेश किए। गांव आदि बसने के बाद जंगलों से आदिवासियों का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ। जल, जंगल और ज़मीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती थी, बल्कि गांव या कबीला का सामूहिक रूप से इन संसाधनों पर अधिकार होता था। हर परिवार को उपयोग के लिए ज़मीन इस्तेमाल करने की आज़ादी तो थी ही, लेकिन बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं होता था। मैंने अपने कई सारे वीडियो में यह आपको बताते रहा हूँ कि जल, जंगल और ज़मीन आदिवासियों की विरासत है, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। विरासत होने के कारण इन पर सामुदायिक रूप से ग्राम सभा या उस समय के हिसाब से कबीला का नियंत्रण होता था। हालिया दिनों में ऐसे संपत्तियों को खूंटकटी के रूप में पहचान किया गया। खूंटकटी ज़मीन भी हो सकती है और खूंटकटी गांव भी होता था। उसका सीधा मतलब है कि उस गांव की सभी संपत्तियां उस गांव के बासिंदों ने प्रकृति से अपने पूर्वजों के मार्फत सीधे तौर पर हासिल किया था। वैसी प्राकृतिक संपत्तियां जो किसी भी जमींदार या सरकार ने नहीं दिया, वैसी संपत्तियों को खूंटकटी कहा गया। गांव की सीमा के अंदर की ज़मीन खेती, चराई मतलब गाय बैल चराने के लिए और अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इसका स्वामित्व व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता था। जनसंख्या के बढ़ने पर भूमि के उपयोग के लिए ग्राम सभा स्तर पर ज़मीनें चिन्हित की जाती थी कि कौन व्यक्ति किस ज़मीन पर खेती करेगा। चाहे खेती हो, घर का निर्माण हो, खपरा डालना हो, त्यौहार आदि सभी में पूरा गांव मिलकर काम करता था। आजकल कुछ मौक़ों पर सामूहिक रूप से खेतों को जोता जाता है और सामूहिक रूप से धान कटाई भी होती है, लेकिन इस संस्कृति को आदिवासी समाज लगभग भूल सा गया है। ऐसी संस्कृति सिर्फ सांकेतिक रूप से ही आज बची हुई है। आदिवासी समुदाय जंगल को अपनी आजीविका और संस्कृति का आधार मानता है। लघु वनोपज हो, जलावन की लकड़ी, औषधीय पौधे इत्यादि के लिए आदिवासी जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। साथ ही वार्षिक शिकार भी वे इन्हीं जंगलों में करते हैं। नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों का उपयोग सामुदायिक रूप से ही किया जाता था। आज भी मेरे गांव में तो एक साथ नदी की मछली पकड़ने का तो रिवाज है। तो चाहे सिंचाई की बात हो या मछली पकड़ने की और अन्य ज़रूरतों के लिए जल संसाधनों का प्रबंधन सामूहिक तरीके से होता था। इसके अलावा आदिवासियों के पवित्र स्थल भी प्रकृति से ही जुड़े होते हैं, जिसे आज हम सरना, देसावली, जैरा आदि नामों से जानते हैं।
खेतों में बुआई हो या कटाई हो, सभी सामुदायिक एवं सामूहिक स्तर पर किया जाता था। आदिवासियों में नकदी अर्थव्यवस्था के बजाय विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। भेड़, बकरी, गाय, बैल, अनाज, वनोपज और अन्य सामग्री का आदान प्रदान होता था। आज के समय में इनके बीच पैसा आ गया, जिस कारण से आदिवासियों की सामुदायिक विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई। सामुदायिक व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक असमानता न्यूनतम थी और संसाधनों का वितरण एक समान जरूरत के अनुसार होता था। त्योहार, गीत, नृत्य, विवाह और मृत्यु जैसे सभी अवसर सामूहिक रूप से ही संपन्न किए जाते रहे हैं। आज भी सामूहिक रूप से ही मनाए जाते हैं, लेकिन संस्कृति के उस पैमाने को लोग भूल गए हैं जिसमें समुदाय में सभी लोग एक समान होते थे, ना कि अमीर अलग से अपना व्यवस्था रखते हैं और गरीब अलग से। झगड़े या अन्य विवादों को कबीलेई स्तर पर या आज के ज़माने के हिसाब से कहें तो ग्राम सभा में पारंपरिक विधि से ही सुलझाया जाता था। राज्य या प्रशासन के न्यायतंत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी, जबकि आज के समय में उसके बिना न्याय संभव नहीं होती है। सामाजिक स्तर पर अधिकतर सजाएं जुर्माना या सामूहिक श्रम या समझाने के रूप में ही दी जाती थी। कितना आसान था न्याय। जमीन का उत्तराधिकार परिवार में चलता था, लेकिन नियंत्रण ग्राम या कबीले के पास ही रहता था। इस तरह देखा जाए तो आदिवासियों की पारंपरिक सामूहिक व्यवस्था प्रकृति के साथ संतुलित सह अस्तित्व में आधारित थी। इसमें लाभ की जगह जीवन, सहयोग और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाती थी और यह व्यवस्था पूंजीवादी निजी स्वामित्व और राज्य नियंत्रित ढांचे के एकदम विपरीत थी। लेकिन आदिवासियों को अंग्रेजों ने खतियान यानी जमीन का रिकॉर्ड या सर्वे रजिस्टर देकर आदिवासियों के पारंपरिक जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों को काफ़ी हद तक छीन कर दिया। यह एक रणनीति और कानूनी प्रक्रिया थी जिसमें आदिवासी समाज की सामुदायिक जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों पर साझा स्वामित्व को व्यक्तिगत और कानूनी ढांचे में बदल दिया गया। खतियान वास्तव में ब्रिटिश राज के समय शुरू किया गया एक दस्तावेजीकरण प्रणाली था, जिसमें ज़मीन का सर्वे कर उसे रजिस्टर में दर्ज किया गया। यह तय करने के लिए कि कौन व्यक्ति या समुदाय किस ज़मीन का मालिक है और उस पर उसका क्या हक है। इसे ब्रिटिश शासन ने राजस्व वसूली के लिए लागू किया था। खतियान के माध्यम से समुदाय के अधिकारों को निजी अधिकारों में बदला गया और जो भी प्राकृतिक संपत्ति किसी के नाम पर नहीं था उसे सरकारी संपत्ति माना गया। भारतीय वन अधिनियम 1865, 1878 और 1927 जैसे कानूनों से वन भूमि पर अंग्रेजी शासन का स्वामित्व घोषित किया गया और आज के समय में भारत सरकार का स्वामित्व बन गया। इस तरह से खतियान ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर पारंपरिक अधिकारों को छीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि कम करने में। वास्तव में यह औपनिवेशिक नीतियों का हिस्सा था जिसका उद्देश्य भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण को औपचारिक और केंद्रीकृत करना था। खतियान ने सामुदायिक स्वामित्व को कमज़ोर किया और गैर आदिवासियों या दूसरों को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया। हालांकि यह भी ध्यान देना जरूरी है कि खतियान केवल एक उपकरण था। असल प्रभाव तो अंग्रेजों की व्यापक नीतियां जैसे अस्थायी बंदोबस्ती, वन अधिनियम और औद्योगिकरण आदि था। आदिवासियों का पारंपरिक उपयोग, शिकार, लकड़ी, औषधियाँ आदि गैर कानूनी करार दी गई। जैसे ही ज़मीन को खतियान के कागज़ में बदला गया, उसके बाद ज़मीन एक बाजारू संपत्ति बन गई। किसी भी कारण से कर्ज में फंसे आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के हाथों जाने लगी। व्यापक जन आंदोलन हुआ, जिसके फलस्वरूप CNT एक्ट 1908 और स्पेटी एक्ट 1949 जैसे कानून बनाने तो पड़े, लेकिन आज के समय में जिन लोगों से आदिवासियों की ज़मीनों को बचाने के लिए ये कानून बनाए गए थे, सत्ता पे वही लोग बैठ गए, जिस कारण से इन कानूनों का कठोरता से पालन करने के बजाय शिथिलता बरता जाता गया। उसी कड़ी में किसान और ज़मींदारों के लिए जिनके पास ज़मीन था उनको रैयत बोला गया। ये वो लोग थे जिनके पास ज़मीन व्यक्तिगत रूप से थी और खतियान मिलने के बाद वे लोग उस ज़मीन का लगान देते थे और ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़मीन बेच भी सकते थे। आदिवासियों को भी इसी श्रेणी में लाने के लिए उन्हें रैयत बनाया गया, जिस कारण से आदिवासियों के पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बहुत हद तक सीमित कर दिया गया। रैयती हक देने से जल, जंगल और ज़मीन पर सामुदायिक उपयोग का अधिकार बहुत सीमित सा हो गया।
जब प्राकृतिक रूप से सामूहिक संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद से पारंपरिक ग्राम सभा, जंगल का अधिकार, सामूहिक निर्णय प्रणाली और पवित्र स्थलों की रक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई। आदिवासी कानूनी रूप से अपने ही जमीन और जंगल में अतिक्रमणकारी माने जाने लगे और उनके संसाधनों पर सरकार, ठेकेदार और गैर आदिवासी कानूनी रूप से काबिज होने लगे। इस तरह से खतियान जैसी व्यवस्था ने पारंपरिक, सामूहिक और जैविक रूप से आदिवासियों के जीवन से जुड़े जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों को कानूनी रूप से सीमित कर दिया। अंग्रेजों की यह नीति टैक्स कलेक्शन यानी लगान, संसाधनों का दोहन और औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए था, न कि आदिवासियों के हक को सुरक्षित रखने के लिए। तो मेरे नज़र में खतियान हमारे पारंपरिक और सामूहिक अधिकार को ख़त्म करने के लिए दिया गया दस्तावेज है। इस पर आदिवासी समाज में व्यापक चर्चाएं बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने मूल अधिकार को पहचानने की दिशा में कुछ भी अगर सोच सकेंगे तो आदिवासियों के लिए भला ही होगा। तो इस वीडियो में समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।